हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो मिलते हैं वो क्लास 11 12 नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। आज का जो अपना वीडियो है वो क्लास 12 के लिए हिंदी मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक का 12 नंबर वीडियो है और इस पूरे चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो पूरा चैप्टर वहाँ से देखा जा सकता है। अभी जो अपने वीडियो चल रहे हैं वो चैप्टर फर्स्ट से छठा वीडियो है कूलाम के नियम पर आधारित। ठीक है, इनमें अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है अपने पास कि हमारे पास दो आवेश है। ठीक है, दो समान आवेश है और समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक दूसरा कोई आवेश रखते हैं और वो संतुलन अवस्था में है या नहीं है इसका पता करना है और उसका वैल्यू पता करनी है। दो समान आवेश एक सरल रेखा पर रखे गए। ठीक है, आवेशों के मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश Q रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल मध्य बिंदु पर रखा जाता है, सेंटर पॉइंट के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में ये सिद्ध करना हमें, तो सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में Q की जो वैल्यू होगी वो -Q/4 प्राप्त होती है। ठीक है, ये वैल्यू अगर हमें प्राप्त होती है तो जो आवेश है स्थायी संतुलन में रहेगा। इस चीज को समझते हैं। हमारे पास दो आवेश है तो हम इन आवेशों को क्या मान लेते हैं कि भाई पहला आवेश हमारे पास Q है और दूसरा भी आवेश Q है। ये दोनों आवेश हमारे पास क्या है, Q है। और अब ये दोनों आवेश जो Q है इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसकी लंबाई को हम मान लेते हैं स्मॉल r। इस लंबाई को हम मान लेते हैं स्मॉल r। ये इनका मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु पर एक आवेश रखा जाता है Q और हमें ये कहा जाता है कि ये आवेश संतुलन अवस्था में है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में जो आवेश है वो Q की वैल्यू इतनी प्राप्त होती है, यानी कि इसके ऊपर F जो लग रहा है नेट यानी कि परिणामी 0 होगा। परिणामी इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपर दो बल लगेंगे। एक बल ये वाला आवेश लगाएगा जो इधर की साइड होगा। ठीक है, इसको हम A बिंदु मान लेते हैं, इसको B बिंदु मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है F A के कारण बल लगने वाला। अगर ये सोचा जाए कि ये पॉजिटिव है तो ये समान ही होंगे, इसको भी हमने पॉजिटिव मान लिया। अगर ये नेगेटिव होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बल इधर लग जाते और इसका इधर लगता। पहले अपन पॉजिटिव के हिसाब से देखते हैं। तो अब ये जो B पर जो आवेश है वो क्या काम करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल अपने पास हो जाएगा B। ठीक है, तो अगर ये बल अपने पास B हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने पास r/2 होगी, क्योंकि हमें ये बोला गया कि बिल्कुल मध्य में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो स्थायी संतुलन की अवस्था में है। अगर ये माइनस बल होता तो ये A वाला आवेश इसको आकर्षित करता, FA इधर हो जाता और ये FB इधर हो जाता। तो पहला तो कंक्लूजन अपने को प्राप्त होता है कि साम्य अवस्था के लिए या संतुलन अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए जो Q है Q धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है तो उसकी स्थिति ये दी हुई है, और नेगेटिव होगा तो ये A आकर्षित करेगा तो इधर और B आकर्षित करेगा तो इधर, मतलब FA और FB की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, लेकिन फिर भी नेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर पूरा सिस्टम संतुलन अवस्था में हो तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है, ये जो Q आवेश है, इसके ऊपर भी नेट बल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
अगर हमारे पास कैपिटल क्यू साम्य अवस्था में है, कैपिटल क्यू साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में है, तो इस पर परिणामी बल, परिणामी बल यानी कि एफ नेट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, का मान 0 होना चाहिए। अब एफ नेट इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, एफ नेट, एफ नेट इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0। तो इसके ऊपर जो बल लगता है वो दो तरीके से लगता है। ये जो एफ है, ये एफ है, ये क्यू है, स्मॉल क्यू, ये इसके ऊपर इधर की तरफ रिपेल करेगा इसको, और ये बल का मान कितना होगा, हम इसको एफ ओ लिख देते हैं, ये ओ पर उपस्थित है इसलिए एफ ओ लिख देते हैं। और ये वाला जो बल आवेश है ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल भी इधर की साइड ही होगा, ठीक है। लेकिन इधर की साइड भी हो सकता है अगर ये अपने पास क्यू है। कुल मिला के ये बल किधर भी हो तो इसके ऊपर एफ नेट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। वापस देखें कि अगर हम इस आवेश की बात कर रहे हैं तो इस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो दो आवेशों के कारण लगेगा, एक इसके कारण और एक इसके कारण। ये तो निश्चित है प्लस का ही होगा, ये माइनस का भी हो सकता है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ए पर स्थित क्यू आवेश के लिए बल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हमने, एफ नेट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं एफ ए के ऊपर जो बल लग रहा है वो किस किस के कारण लग रहा है, वो किस किस के कारण लग रहा है। एफ ए के ऊपर जो बल लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है एक तो ओ पर उपस्थित आवेश क्यू के कारण और एक बी पर उपस्थित आवेश प्लस क्यू के कारण, ठीक है। तो ये काम करता है। चित्र 1 मिनट वापस बना लेते हैं। ये अपने पास प्लस क्यू है और ये अपने पास फिर प्लस क्यू है, दोनों आवेश समान है। ये दूरी हमारे पास आर है और ये दूरी हमारे पास r/2 है, और ये पॉइंट स्मॉल क्यू आवेश रखा, पता नहीं ये प्लस है या माइनस है। तो ए के ऊपर जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, एक तो ओ पर उपस्थित आवेश लगा रहा था, हम एक एफ ओ लिख देते हैं, और दूसरा बी पर उपस्थित आवेश लगा रहा है तो यहाँ पे एफ बी रख देते हैं, ठीक है। समझना आसान है। एफ नेट की वैल्यू 0 होगी तो संतुलन अवस्था में होगा, एफ ओ की वैल्यू लिखते हैं। इन दो आवेशों के बीच में बल एफ क्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि r/2 का स्क्वायर, प्लस ये वाला जो फोर्स है एफ बी इसके कारण लग रहा है। तो अब इस आवेश और इस आवेश के बीच में बल कितना कितना होगा, बल का सूत्र तो वही है, दोनों आवेश कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी ये वाली है, ए और बी के बीच की दूरी ये वाली है। तो हम लिखते हैं आर का स्क्वायर। हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है और ये आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होगा, हम इसको ऊपर ले लेते हैं, और प्लस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, बचेगा हमारे पास 4q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू, 4 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4। इसका मतलब ए पर उपस्थित आवेश जो है कैपिटल क्यू ये वाला, इसको संतुलित अवस्था में लाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो होगी -q/4, ऐसा रखेंगे तो ये स्थायी संतुलन में आएगा। क्योंकि अगर ये प्लस होता तो इधर की तरफ बल लगता है FO और इसके कारण इधर की तरफ ही बल लगता है FB, जो चीज पॉसिबल नहीं। अब ये चीज क्या है कि ये माइनस होने की वजह से FO की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की साइड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ, स्मॉल q बराबर कैपिटल Q माइनस में अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है 2 कूलम और ये स्थित है कहाँ पर,
पॉइंट दिया हुआ है, देखते हैं कैसे। एक बिंदु आवेश क्या है, Q बराबर 2 माइक्रो कुलाम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 होता है। कुलाम बिंदु ए का मतलब हो गया, ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट इसके 2 मीटर कॉमा 1 मीटर, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है और y कोऑर्डिनेट 1 मीटर है। और दूसरा आवेश, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, दूसरा आवेश -5 माइक्रो कुलाम का बिंदु बी, -5 माइक्रो कुलाम है जो बिंदु बी यानी कि -2 मीटर कॉमा 4 मीटर पर उपस्थित है। तो हमें क्या करना है, इस स्थिति में Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करो, ठीक है। Q2 पर ज्ञात करना है, किसके कारण, Q1 के कारण। तो यहाँ पे लैंग्वेज का, पॉइंट्स का, सारी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो आवेश 2 दिए हुए हैं और इसको Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। Q2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो गए गिवन, दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है आपको Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कुलाम, यानी कि 2 × 10 की घात -6 कुलाम। दूसरा Q2 दिया हुआ है -5 माइक्रो कुलाम, तो ये हो गया -5 × 10 की घात -6 कुलाम। दूसरा ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। ध्यान देने वाली बात है, अगर ये दिया हुआ है तो ये हमें R1 वेक्टर दिया हुआ है, स्थिति सदिश पहले आवेश का। अब यहाँ से x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है और x के डायरेक्शन में i कैप होता है, तो हम लिखेंगे 2i कैप, और y के डायरेक्शन में j कैप होता है, हम लिखेंगे एक लिखने की जरूरत नहीं, j कैप। अगर तीसरा कोऑर्डिनेट और होता तो उसे k कैप में लिखते। बी पॉइंट हमें और दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -2 मीटर और 4 मीटर। यहाँ से पता चलता है कि दूसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश मूल बिंदु से बिंदु तक मिलाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। अभी डायग्राम बनाएंगे और क्लियर होगा। और यहाँ पे आ जाएगा -2i कैप, और ये 4 दिया y कोऑर्डिनेट में, तो हो गया +4 का j कैप। तो हमारे पास ये हो गया। अब ये सारी चीजें क्लियर है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनेगा हमारे पास इस टाइप से। यहाँ हम मान लेते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। इधर की साइड लिया हमने x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इधर लिया y में जा रहे हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नेगेटिव x एक्सिस है और इधर 3, 4, 5, तो -1, -2, -3, -4, -5। अब ये y है, ये -x है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, 2,1, तो x पे 2 चलना है और y पे 1 चलना है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा। ये हमें a बिंदु दिया हुआ है, इसके निर्देशांक है 2 मीटर, 1 मीटर। ये डिस्टेंस हमने मीटर में ली है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये -2, 4, -2 ये पॉइंट रहेगा, और 4 करेंगे तो 4 पॉजिटिव होने के कारण ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया अपने पास B, ये पॉइंट हो गया अपने पास B, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए -2, 4।
अब जो आवेश बनेगा, ये क्या कहते हैं, स्थिति सदिश बनेगा, वो बनेगा मूल बिंदु यानी कि O से इसको मिलाने वाला सदिश। ये है आपके पास R1 वेक्टर, R1 वेक्टर। और उसी तरह से यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ को मिलाए B को, तो ये जो सदिश बनेगा वो बनेगा R2 वेक्टर। मूल बिंदु से बिंदु B को मिलाने वाला वेक्टर जो है R वेक्टर। अब इन दोनों को मिलाने, कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर आपको बल निकालना है तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों रेखा के अनुदिश होगा तो हम सरल रेखा बनाते हैं। ये हमारे पास एक सरल रेखा है। ठीक है, ये जो रेखा है इसके अलोंग अपने पास बल लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास रेखा आ गई। तो इसके ऊपर बल किधर किधर लगेगा वो भी देखते हैं। इसके ऊपर लगने वाला बल एक तो इधर होगा, ये दूसरा चार्ज है, और इसकी जो वैल्यू है वो किधर होगी। पहली बात तो ये 2 नंबर आवेश पर लग रहा है, इसलिए F2 किसके कारण लग रहा है, पहले आवेश है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इस पर बल लगेगा इधर की साइड, प्रतिकर्षण है इधर की साइड लगेगा। ये 1 नंबर आवेश है Q1, इसलिए इसके ऊपर लगेगा Q1 है, और ये Q2 है, इसलिए इसके ऊपर कितना लगेगा, Q1 के ऊपर F, पहले आवेश पर लग रहा है इसलिए 1, और दूसरे कारण लग रहा है इसलिए F12। हमें F21 की वैल्यू फाइंड करनी है। F21 का मतलब दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। नेक्स्ट करते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से हम लिखना चाहते हैं F21 वेक्टर, तो ये हो जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R और R कैप, R12 और R12। R कैप जो है वो स्थिति सदिश है, R कैप को हम स्थिति सदिश कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। और R कैप का जो वैल्यू होता है वो सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। अब परिमाण को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही बात है। R लिख दो, वेक्टर लगा और मॉड लगा दो, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। तो ऐसे करने पर F21, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है Q1 Q2 अपॉन R12 और R12 का वेक्टर अपॉन R12, ये स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R12, इन दोनों का जब गुना करेंगे तो स्क्वायर और ये क्यूब हो जाएंगे, R12 का क्यूब। अब हम K का वैल्यू पता है 9 × 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू पता है 2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू पता है -5 माइक्रोकूलम। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस नहीं लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है और दिशा भी शो करनी है तो हम माइनस लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। हमें R12 कैप की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, और दोनों यहाँ पे रख देने हैं। देखते हैं कि यहाँ पर R12 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर फैक्टर। ठीक है, हमारे पास 2 वेक्टर है, एक है ये R1 जो हमने लिया है और चित्र में O से A तक है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास ये B, जो ये है R2 वेक्टर, इस टाइप से है। और अगर हम R2 माइनस R1 निकालना चाहते हैं, R12 निकालना चाहते हैं, तो R2 माइनस R1 आएगा। ठीक है, इसे निकाला जा सकता है त्रिभुज नियम से। इसको हमने इधर किया, ये हो गया R12 वेक्टर। ठीक है, 1 से 2 की साइड जा रहे हैं,
और त्रिभुज नियम क्या रहेगा कि अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है तो हमारे पास है R2 वेक्टर, और अगर हम O से पहले A जाते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, OB बराबर OA प्लस AB, ठीक है। O से डायरेक्ट B पे जाए या फिर O से A और यहाँ तक जाए। O से अगर B जाते हैं तो हमारे पास क्या रहता है R2 वेक्टर, और अगर हम O से A जाते हैं तो हमारे पास रहता है R1 वेक्टर, और A से B जाते हैं तो हमारे पास रहता है R12 वेक्टर। तो अगर हमें R12 वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो R21 इधर आ जाएगा, R1 माइनस हो जाएगा, ये क्या है R12 वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा R12 कितना है, ये तो हमें निकालना है। R2 कितना है, R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। R2 है हमारे पास -2 प्लस का 4, ये काम में लेते हैं, -2 I कैप और प्लस का 4 J कैप, और माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 2I और प्लस का J, तो हम लिखते हैं 2I प्लस का J कैप। तो R12 वेक्टर ब्रैकेट खोल देते हैं, -2I कैप, I कैप एक का अंक सदिश होता है, J कैप -2I कैप प्लस 9, बार माइनस है ये वाला, इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया J कैप। R12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 2I और 2I -4I कैप, और 4I में से 4J में से एक गया तो प्लस का 3J कैप। ये तो आ गया समीकरण नंबर 2, जिसमें वैल्यू है किसकी, R12 कैप की। अब हम R12 का परिमाण ज्ञात करेंगे। R12 का परिमाण को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और R12 लिखें ये वाला, इसका मॉड लिख सकते हैं, या इसको डायरेक्ट हम मॉड और R ये हटा के R12 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ, यहाँ क्या आया था -4I, R12 वेक्टर बराबर क्या था -4I कैप और प्लस का 3J कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका I का गुणांक है -4, इसका हम स्क्वायर करेंगे, और प्लस ये जो 3 है J का गुणांक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो R12 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 और 9 होता है अपने पास 25, और 25 का रूट हो जाएगा 5। R12 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, R12 की वैल्यू हमने लिख दी 5। तो हमें इस फॉर्मूले में जो समीकरण 1 में है R12 वेक्टर की वैल्यू निकाली और इसका निकाल लिया वैल्यू। अब Q1 Q2 की वैल्यू तो है ही है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से F21 वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 का क्यूब है, और R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर। तो F21 K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9, ये है 2 माइक्रोकुलाम इंटू 10 की घात -6, और ये दिया हुआ है सब यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम, और ये है -5 माइक्रोकुलाम। अगर हमें सदिश रूप में लेना है तो हमें यहाँ पे -5 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ऋणात्मक चिन्ह, इंटू 10 की घात -6, और नीचे R12 की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 निकाली है, और यहाँ पे R12 का क्यूब है, इसलिए हम 5 का क्यूब करते हैं, और इंटू में यहाँ पे R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर हमारे पास ये है, ये पूरा ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो -4I कैप प्लस का 3J कैप, तो ये हमारे पास आ जाता है F21। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, 9 इंटू 2, पहली बात तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आ गया, ये 9 इंटू 2 18 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 और 2 9, 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 की घात
9 माइनस 6 ये वाले और माइनस 6 ये वाले, और नीचे आ जाएगा अपने पास 125, और यहाँ आ जाएगा -4 i कैप और प्लस का 3 j कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90 F21 वेक्टर। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 90/125, 90/125 ये रहेगा माइनस में, इंटू 10 की घात देखते हैं कितना, 9 में से 6 गए 3 बचे और 6 गए माइनस के 3 बचे, तो 10 की घात -3, और ब्रैकेट में है -4 i कैप प्लस का 3 j कैप। अब इसके अंदर अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -0.72 इंटू 10 की घात -3 और -4 i कैप प्लस का 3 j कैप। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हम इस माइनस को यहाँ से हटा के इधर डालना चाहें तो ये आ जाएगा 72 इंटू 10 की घात -3, और यहाँ माइनस माइनस गुना होके 4 i कैप, और ये माइनस प्लस गुना होके माइनस का 3 j कैप। और साथ में अगर हम इसको, ये आंसर आ चुका है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें 7.2 और इंटू, तो हमें 10 की घात -4 करना पड़ेगा 4 i कैप -3 j कैप। ये हमारे पास आंसर हो जाता है परिणामी बल के लिए, दोनों के लिए। परिणामी बल जो दूसरे आवेश पर लग रहा है पहले आवेश के कारण, इतना ही बल पहले आवेश पर लगेगा दूसरे आवेश के कारण, लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी अगर दोनों आवेश सजातीय आवेश है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लगातार कमेंट करते रहे, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट्सएप चैनल में अपनी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको देखें, वहाँ पे क्लास नोट्स जो बोर्ड पे काम होता है वो कंटिन्यू भेजा जाता है। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।